हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से रिलीज किए गए कुछ परमानेंट वैकेंसी के बारे में। और इसके लिए जो है एक्सपीरियंस वगैरह की डिमांड एज सच नहीं रखी गई है। मतलब अगर आप फ्रेशर्स भी हैं बट कुछ स्पेशल डिग्रियां होल्ड करते हैं तो इन दैट केस आप एलिजिबल हैं। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट वैकेंसी के अंडर में आती है। जैसे कि अगर मैं शो करूं तो यहाँ पे दिखा रखा है दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, वैकेंसी के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है जिसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके आपको शो कर देती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना है और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। अगर इन केस आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको डायरेक्टली इस लिंक से जो है अपना बाकी डिटेल्स को भरना है। ये जो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इनकी तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। एग्जामिनेशन बेस पे होने वाला है ये रिक्रूटमेंट। और आपको पोस्ट तीनों ही ग्रुप से मिल जाएंगे, दैट इज ग्रुप ए, बी, सी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर हम बैक चलते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 42 पेज का ये पर्टिकुलर पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है, लेकिन लगभग वही 25 से 26 पेज में काम की बात की गई है। बाकी सब में फॉर्म्स वगैरह अटैच किए गए हैं। तो चलिए इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो आई विल सजेस्ट आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आपको परमानेंट पोस्ट मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके सारे की पॉइंट्स को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज द केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 2 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस पे जो है इन सब पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इन्होंने रिलीज की है। एक बार पोस्ट को हम देख लेते हैं। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी की, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर फॉर द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, फॉर एकेडमिक डिपार्टमेंट एंड फॉर द स्किल एजुकेशन। उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर। ये सारी की सारी पोस्ट जो है ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है। बी लेवल में चले आते हैं सुपरिटेंडेंट और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। और ग्रुप सी में चले आते हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट में जो है आपका पे लेवल 6 रहने वाला है। अगर इन केस आपको पता नहीं है पे लेवल 6 के बारे में तो आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल से सर्च कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज पे लेवल 10 की बात कर लेते हैं एज पर दी 7th CPC। तो यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार्ट होती है 56100 से। ठीक है, ये शुरुआती पेमेंट होती है, लेकिन ये मैक्सिमम जा सकती है दैट इज 1,77,500 तक। तो ये रहने वाली है, मतलब इसका जो एक बैंड रहने वाला है पे लेवल 10 का, वो लगभग जो है यहाँ पे 56,000 से लेकर 1,77,500 तक रहने वाला है। तो ये 56 सिर्फ बेसिक होता है, इसमें और भी बहुत से अलावेंस ऐड किए जाते हैं, जिसके बाद ये जो अमाउंट है आपका इजीली जो है मोर देन 80,000 का हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे लेवल ए सॉरी ग्रुप ए के लिए पे लेवल 10 रहने वाली है, ग्रुप बी के लिए पे लेवल 6 एंड ग्रुप सी के लिए पे लेवल 2 रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर की 30 ईयर्स है फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अकाउंट ऑफिसर की 35 ईयर है। सुपरिटेंडेंट की 30, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 30, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की 27 रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो टोटल पोस्ट है वो रहने वाला है 8।
ठीक है, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए इन्होंने रिलीज किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर द एकेडमिक डिपार्टमेंट 12, फॉर द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट 8 एंड फॉर स्किल एजुकेशन 7। अकाउंट ऑफिसर का जो है 2 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर 27 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का 9 है। जूनियर अकाउंटेंट का 16 है एंड जूनियर असिस्टेंट का 35 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो इनके जो डिफरेंट ऑफिसेस हैं, डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस हो गए, उनमें से कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी स्टेट में पोस्ट किया जा सकता है और उसमें आपका अपना प्रेफरेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी इनके रीजनल ऑफिसर्स हैं, जैसे कि अजमेर हो गया है, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, और भी बहुत से आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने स्टेट मेंशन किया है। इनमें से कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। आपका पोस्ट इस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस रीजनल ऑफिस में कितने की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और जो यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की है वो एक प्रोविजनल वैकेंसी है, मतलब कि एक तरीके नंबर जो मेंशन किया है कि वो चेंज हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ये फॉर्म 2 दिसंबर को रिलीज हो चुका है और 22 दिसंबर 2025 तक इसकी आखिरी डेट रहने वाली है और 22 दिसंबर तक ही आप जो है फी पे भी कर सकते हैं। जितनी भी एलिजिबिलिटी है उसका डेडलाइन जो है 22 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी भी स्पेशल या रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका रिजर्वेशन प्रूफ होना बहुत जरूरी है और जो भी लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अपर एज की रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसे कि आपका मिनिमम एज जो है 18 साल का होना चाहिए क्लोजिंग डेट में और मैक्सिमम एज जो है अ, रखा गया है। और मैक्सिमम एज के बाद जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL है 3 साल का। PWD है फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग वुमेन्स 10 ईयर्स। OBC से हैं अगर आप 13 ईयर्स एंड SC ST से है तो 15 ईयर्स। एक सर्विसमैन है तो 5 साल का। वुमेन कैंडिडेट को फ्रॉम एनी कैटेगरी इट कुड बी 10 ईयर्स और अगर PWD कैटेगरी है तो उसका स्पेशल है। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अगर आप, तो आपका कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 22 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो अभी हमने फर्स्ट पेज में ही एज लिमिट के बारे में देखा कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट दी गई है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अकॉर्डिंग क्या देखा जाएगा कि आपके 10th या 12th के टाइम पे आपके उस सर्टिफिकेट में क्या डेट ऑफ बर्थ रहा है, क्या मार्क्स रहा है, उसी को वैलिड माना जाएगा और कोई मार्क्स या डेट ऑफ बर्थ को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 पोस्ट के बारे में बता देती हूँ, बाकी पोस्ट के बारे में आप इस PDF से पढ़ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट जो कि ग्रुप A पोस्ट है, इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। एज लिमिट 35 बोली गई है और आपका रिक्रूटमेंट होगा 3 स्टेजेस पे। टायर 1 में आपका MCQ होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। टायर 2 में आपका OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जामिनेशन होगा और टायर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। अब आप सोचोगे इसका सिलेबस क्या है फिर, तो सिलेबस भी हर एक पोस्ट का इसी पर्टिकुलर PDF में अटैच किया गया है, तो आपको अपने एंड से एक बार उसको पढ़ लेना होगा। ठीक है, PDF से। अगला पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर द एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है विथ 55% मार्क्स और डिजायरेबल में बोला है कि आपके पास B.Ed M.Ed हो सकता है या नेट या स्लेट हो सकता है, नेट GRF हो सकता है या डॉक्टरेट डिग्री हो सकता है। अच्छा, ये सब डिजायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास ये है तो आपको ये कुछ बेनिफिट देगा और अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है दैट डजंट मीन कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास एसेंशियल है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट सेम रहने वाला है जैसे कि अबव पोस्ट के लिए था। दैट इज स्टेज 1 में MCQ, स्टेज 2 में OMR बेस्ड MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन और स्टेज 3 में इंटरव्यू होगा। अकाउंट ऑफिसर का भी वही है,
इसमें बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल हैं, दैट इज विद द इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज एंड कॉस्ट अकाउंट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका जिसके पास SAS या JAO एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अकाउंट ऑडिट सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हो फ्रॉम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज या कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा, या फिर आप MBA फाइनेंस हो, या आपने CA क्लियर कर रखा हो, या फिर आप ICWA हो। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोस्ट में डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है, एसेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। एज लिमिट 35 है, लेकिन ऑफकोर्स इस पे रिलैक्सेशन भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है 3 लेवल पे। ये आ गया ग्रुप बी, इसको आप पढ़ सकते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए। यहाँ पे भी आपसे बैचलर डिग्री मांगा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसे कि विंडो हो गया, MS ऑफिस हो गया, या लार्ज डेटाबेस हो गया, इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। एज लिमिट 30 रखी गई है, रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिएगा। और स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है टायर 1 टायर 2 सेम रहने वाला है, जस्ट लाइक द अबव पोस्ट। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। ये था सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए। जूनियर ट्रांसलेटर में आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है, दैट इज इन हिंदी विथ इंग्लिश, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, या मास्टर डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने वैरी करवा दिया, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट का 12th पास मांगा है, ठीक है। और डिपार्टमेंट अलग है, दैट इज फ्रॉम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। और एज लिमिट 27 बोली गई है। और टायर 1 टायर 2 का सेम एग्जामिनेशन का लेवल होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12वीं पास डिग्री मांगी गई है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास BEd है, MEd है, जिस भी मतलब कि जो पोस्ट निकाला है इन्होंने, अगर वहाँ पे जो डिजायरेबल मेंशन किया है, जैसे कि BEd MEd जहाँ मेंशन किया है, अगर वहाँ पे BEd MEd है आपके पास, या उसके जैसे कुछ एग्जामिनेशन क्लियर है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जैसे कि अगर आप BEd MEd या इक्विवेलेंट डिग्री रखते हैं डिजायरेबल में, तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा कंपेयर टू नॉन BEd MEd वाले, ठीक है। या फिर आपके पास नेट स्लेट है तो 3 मार्क्स अगेन मिलेगा। नेट JRF है तो 4 मार्क्स, PhD है तो 5 मार्क्स, नेट स्लेट प्लस PhD है तो 6 मार्क्स मिलेगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 2 लेवल में रखी गई है, दैट इज योर एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। प्रोसेसिंग फी 250 की लगेगी फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट, चाहे A हो, B हो या C पोस्ट हो, ठीक है। और अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी दोनों लगेगी। प्रोसेसिंग फी 250 है, लेकिन एप्लीकेशन फी वैरी कर रही है। जैसे ग्रुप ए के लिए 1500 आपको देना होगा, ग्रुप बी के लिए 800, ग्रुप सी के लिए 800। तो टोटल जो है ग्रुप ए के पोस्ट के लिए आपको 1750 और ग्रुप बी और सी के लिए 1050 देना पड़ेगा। ये सारे पेमेंट आप ऑनलाइन ही करोगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप इसको एक बार अपनी तरफ से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे आप सही करते हो तो नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो नंबर भी कट होगा, दैट इज इन द टायर 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार, ठीक है। ये सारे सिलेबस मेंशन किए हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहना रहता है कि इन सारे एग्जाम्स के लिए कहाँ से तैयारी करें। तो अगर आप यूट्यूब से लेक्चर्स फॉलो अप करते हो, तो ऐसे बहुत से चैनल है जो इस टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो आप उन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, उनके लेक्चर्स को देख सकते हो, अगर आपको नीड होती है, और अगर आप इसके लिए एग्जामिनेशन मतलब इस एग्जाम के लिए अगर फॉर्म भरते हो तो, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये आपके सिलेबस का भी काम करेगा।
क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो एक तरीके से आपके लिए सिलेबस का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बताया गया कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज आपका एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका टायर 1 में ग्रेजुएशन नॉलेज लगेगा, टायर 2 में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लग सकता है। और यहाँ पर ग्रुप बी के लिए अगेन ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब का नॉलेज लगेगा। और जो ग्रुप सी है उसके लिए 12th लेवल का जो नॉलेज है वो लगेगा। यहाँ पे टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए जो है रीजनल ऑफिस दे के रखा है, कौन कौन से सिटीज को इन्होंने पिक किया है या स्टेट को पिक किया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम में टायर 1 एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स करेक्ट आंसर पे दिए जाएंगे और 1 मार्क्स गलत आंसर पे काटे जाएंगे। टायर 2 एग्जामिनेशन को रीचेक करवाने या रीवैल्यूएशन करवाने का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आई थिंक हमने मैक्सिमम चीज़ें डील कर ली जो भी इंपॉर्टेंट था। फिर भी कोई दिक्कत होती है आपको तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर दे के रखा है, दैट इज पेज नंबर 24 पे। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है। जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड को आपको अपने साथ अच्छे से रखना है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकल जाता, क्योंकि फ्यूचर में जो है उस एडमिट कार्ड की आपसे डिमांड की जा सकती है। तो ये था, देखिए सारा का सारा डिटेल लगभग 26 पेज में जो है इन्होंने मेन मेन डिटेल्स दे के रखा है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको कवर कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।